हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री ने दक्षिण हिंद महासागर में विशेष तौर पे चाइना की बढ़ती आक्रामकता के संदर्भ में ये बात कही कि भारत को कहीं ना कहीं अपनी क्षमताओं में विस्तार करने की जरूरत है ताकि हम सकारात्मक तौर पे इस प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर सकें। ये क्या पूरा का पूरा मुद्दा है, इस संक्षिप्त परिचर्चा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि विदेश मंत्री अनिश्चित बहुध्रुवीय विश्व में भारत की भविष्य रणनीतियों के संदर्भ में जसजीत सिंह स्मारक में व्याख्यान देने के क्रम में एक सत्र में बोल रहे थे और इस सत्र में बोलने के क्रम में उन्होंने ये स्पष्ट तौर पे कहा, बिना किसी देश का नाम लिए बिना, देश के आसपास के जल क्षेत्र में चीन की बढ़ती घुसपैठ को लेकर चिंताओं की पृष्ठभूमि में इन्होंने कहा कि भारत को हिंद महासागर में विघटनकारी बदलावों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। हालांकि इन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया और यह कहा कि भारत के पड़ोस में जो कुछ भी प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है वो हिंद महासागर में भी होगी। इस व्याख्यान में न केवल हिंद महासागर बल्कि पड़ोसी देशों के संदर्भ में उन्होंने काफी सारे विचारों को सामने रखा। यहां पे इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि इस बारे में रोने धोने से कोई काम नहीं चलेगा क्योंकि दो देशों को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहने की जरूरत है। भारत हिंद महासागर में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार है, ठीक वैसे ही जैसे वो पूरे पड़ोस में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार है। यदि आप भारत की पूरे परिदृश्य को देखोगे तो चाहे भारत के पड़ोसी देश हैं, चाहे स्थलीय देश है या फिर समुद्री क्षेत्र है, यहाँ पे जो चाइना है वो अपनी आक्रामक नीतियों के माध्यम से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है बड़े स्तर पे। चाहे नेपाल में चाइना का एक तरीके से प्रभाव हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे म्यांमार में हो, और समुद्री क्षेत्रों की बात तो हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के माध्यम से अभी करेंगे। तो ऐसे में भारत स्थलीय देशों में जिस तरीके से प्रतिस्पर्धा को बढ़ा रहा है वैसे ही भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में भी अपनी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की जरूरत है ताकि हम चाइना का मुकाबला कर सके। हिंद महासागर में पहले से ही समुद्री उपस्थिति की शुरुआत हो चुकी है। चाइना बड़े स्तर पे यहाँ पे समुद्री उपस्थिति दर्ज करवा चुका है, इसलिए ये एक विध्वंसकारी बदलाव के लिए तैयार होने का समय है। इन्होंने कहा कि इन्हें लगता है कि हमें इसका पूर्वानुमान लगाने की जरूरत है कि हमें इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है और अपना विस्तार करने की जरूरत है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है ताकि किसी भी देश की आक्रामकता का नकारात्मक प्रभाव हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश की जो अन्य रणनीतियां हैं उनके ऊपर ना पड़े। यहां पे इन्होंने पड़ोसी देशों के संदर्भ में भी अलग अलग बातें कही और उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि हम यदि हिंद महासागर की बात करें तो हमारी नीति आक्रामक नीति के स्थान पे सागर रणनीति, जिसकी शुरुआत हमने लगभग 9 साल पहले की थी, उसके आधार पे आधारित है। सागर यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास। हम सभी देशों के लिए सुरक्षा और विकास के सिद्धांत पे काम करते हैं। जबकि चाइना की यदि बात करें तो चाइना की चाहे ऋण जंजाल की नीति हो, चाहे आक्रामक नीतियों के अन्य उदाहरण हो, और साथ ही भारत के संदर्भ में जो चाइना की नीति है वो भारत की सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। यहां पे यदि बात करें श्रीलंका और मालदीव के बंदरगाहों पर अपने नौसैनिक और निगरानी जहाज भेजकर चाइना पहले भी भारत की जासूसी करता रहा है। भारतीय मिसाइल परीक्षणों के समय कई निगरानी जहाज जो जल है उसमें इधर उधर देखने को मिलते रहे हैं, डेटा एकत्र करने में लगे हुए दिखते रहे हैं जो पनडुब्बी युद्ध के लिए मददगार होगा। यानी कहीं ना कहीं चाइना की उपस्थिति भारत के लिए एक सुरक्षा चिंता है निश्चित तौर पे। यहां पे उन्होंने अपनी पड़ोसी पहले की नीति पर जवाब देते हुए भी कहा कि सफल सहयोगात्मक दृष्टिकोण के उदाहरण उन्होंने दिए जिसके माध्यम से हम अपनी पड़ोसी प्रथम नीति पे काम कर रहे हैं, चाहे श्रीलंका संकट के समय श्रीलंका को सहायता देना हो या अलग अलग पड़ोसी देशों को, चाहे मालदीव हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, हमने समय समय पे हम सक्रिय तौर पे आगे आए हैं अलग अलग समस्याओं के संदर्भ में सहायता देने में। इसलिए उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हालांकि पड़ोस में भी बड़ी प्रतिस्पर्धा है क्योंकि इन पड़ोसी देशों में चाइना भी अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हो रहा है। तो ऐसे में भारत को भी इन पड़ोसी देशों के संदर्भ में सक्रिय रहना पड़ेगा और प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
ध्यान रखिएगा, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि कम से कम हमारे पड़ोस में हमने दिखाया है कि हमारे पास खड़े होने, अपने हितों को बढ़ाने, अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और उनसे ज्यादा संसाधन जुटाने और निश्चित रूप से उनसे बेहतर करने की क्षमता है। भारत को इस क्षमता पे काम करना पड़ेगा निरंतर तौर पे, ताकि पड़ोसी देशों में भारत के प्रति जो विश्वास है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके। हमारे पास इसका ठोस रिकॉर्ड है, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा पड़ोसी प्रथम नीति के विषय पे बोलते हुए, और यह कहा कि इसी प्रकार की जो नीतियां हैं हमें दक्षिण हिंद महासागर या हिंद महासागर के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी अपनानी पड़ेंगी। ध्यान रखिएगा, साथ ही इन्होंने कहा कि आज हमारे पास अधिक संसाधन है, अधिक क्षमताएं हैं, हम भौगोलिक रूप से केंद्र में हैं और हमारा आकार बहुत बड़ा है, और इन संसाधनों और इन नीतियों के चलते हम अपने पड़ोसी देशों की सहायता समय समय पे कर सकते हैं, उनके विकास में मददगार हो सकते हैं, और इस भूमिका को बढ़ाते हुए हम एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं किसी भी अन्य देश थे। हालांकि इन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया। यहां पे मैं यदि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी की बात करूं तो यदि आप दक्षिण हिंद महासागर या हिंद महासागर को देख पा रहे हैं तो ये जो रेड डॉट दिख रहा है, यहां पे हर जगह आपको चाइना का विस्तार दिखेगा, चाहे वो म्यांमार में बंदरगाह हो, बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में हो, मालदीव्स में हो, इसके साथ ही पाकिस्तान का ग्वादर है, ओमान में एक तरीके से जिबूती में, साथ ही केन्या में, तंजानिया में, सेशेल्स में, ये हर जगह चाइना अपना विस्तार कर रहा है। और इसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी के माध्यम से आप देखोगे कि चाइना का जो विस्तार है वो भारत के समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा, यानी जो तटीय क्षेत्र है, इनकी सुरक्षा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण चुनौती के तौर पे सामने आया है। हालांकि भारत भी अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है, जिसमें हम ईरान में बंदरगाह की बात कर सकते हैं, अभी हाल ही में बांग्लादेश के साथ एक बंदरगाह का संचालन हमें मिला, म्यांमार में हम विस्तार कर रहे हैं, श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में हम विस्तार कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत भी उस रणनीति का जवाब दे रहा है, लेकिन भारत को और ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है इस पूरे के पूरे संदर्भ में, क्योंकि प्रतिस्पर्धा कड़ी है और इस प्रतिस्पर्धा का मुकाबला हम केवल अपनी क्षमताओं को बढ़ा के ही कर सकते हैं। अतः इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भारत को हिंद महासागर में जो विघटनकारी बदलाव हैं उनके लिए तैयार रहने की जरूरत है, अपनी क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत है, फिर चाहे वो हिंद महासागर क्षेत्र हो या फिर पड़ोसी क्षेत्र हो। तो ये है पूरी की पूरी परिचर्चा। आपका क्या कहना है दक्षिण की इस चाइना की इस पूरी की पूरी नीति के पीछे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही यदि आप 2025 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा बैच की शुरुआत हो रही है। आज अंतिम डेट है इस बैच में एडमिशन लेने की, तो देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप वेबसाइट पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस पे जाना है, कोड यूज करना है LDLIVE LD और एडमिशन ले लेना है। ध्यान रखिएगा ये बैच आज से ही शुरू हो रहा है, मतलब आज इसमें एडमिशन लेने की अंतिम तिथि है। ये एक फाउंडेशन बैच है जिसमें पीटी से लेके जिसमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल की प्रिपरेशन, पीटी मेंस इंटरव्यू, हर स्तर की प्रिपरेशन इंक्लूड है। इसके साथ ही यदि आप 2026-27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म बैच से जुड़ सकते हैं। LD लाइव कोड का प्रयोग करके मात्र 32,999 में आप जुड़ सकते हैं मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।